अहम खबर से आपको आगाह करें। इस्लामाबाद में दहशत गर्दी मुकदमात में मुलविस PTI मुल्जिमान की कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया है। वाकया संजानी टोल प्लाजा के करीब पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक नामालूम अफराद मुतादिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की और शीशे भी तोड़ दिए हैं। पुलिस जराये का कहना है कि हमले के बाद वैनों में सवार मुतादिद कैदी भी फरार हो गए। वैनों में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। कैदी वैनों में 150 से ज्यादा कैदी मौजूद थे। दहशत गर्दी मुकदमात में मुलविस PTI मुल्जिमान के कैदी वैनों पर हमला। आज इस्लामाबाद का कहना है संजानी टोल प्लाजा के करीब 3 कैदी वैन्स पर हमला किया गया। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी। आज इस्लामाबाद का कहना है हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जमान मुगल से। जी जमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भी ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जितने भी कैदी फरार हुए थे उन तमाम को जो है वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। और IG इस्लामाबाद की तरफ से भी वाज़ेह जो है एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 3 गाड़ियां थी जो प्रिजनर वैन थी और उनके ऊपर जो है वो 18 से 20 अफराद थे जिन्होंने फायरिंग की। और फायरिंग जब की तो पहले गाड़ियों के जो टायर हैं उनको ब्रश किया गया, फिर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और उसके बाद जो कैदी है उनको फरार कराने में कामयाबी हासिल की उन्होंने। लेकिन बाद पुलिस ने दोबारा से कार्रवाई करके तो मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से पहले जो है वो कोई बयान सामने नहीं आया था और जराये का ये कहना था कि संजानी टोल प्लाजा के करीब ये फायरिंग का वाकया पेश आया था जिसमें कैदी जो है वो खुद से भी फरार होने में कामयाब हो गए थे। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी दावा किया गया है कि हमने कैदियों को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है। जी जमान, साथ रहिएगा। अनवार अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन किया है। जी अनवार, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ये अटक से लाए गए थे तकरीबन 187 कैदी थे जो पुलिस राय से हमें मालूम हुआ है। 3 कैदी वैनों में इन्हें लाया गया था। जब संजानी टोल प्लाजा के करीब जो प्रिजनर्स वैन पहुंची तो वहां पर मुश्तहिल अफराद की जानब से पथराव किया गया। इस्लामाबाद पुलिस कैदियों को दहशतगर्दी अदालत में पेश करके वापस अटक छोड़ने जा रही थी। 3 वैनों में तकरीबन 3 MPOs समेत 187 कैदी सवार थे। 3 कैदी वैनों को पथराव से तबाह किया गया। पुलिस राय के मुताबिक मौसूला इतलात जो आखिरी इतलात आ रही है पुलिस राय के मुताबिक तमाम कैदी अब दोबारा से गिरफ्तार कर लिए गए, हिरासत में ले लिए गए। ताहम अभी तक मालूम नहीं हो सका जो जिनके मतलब बताया जा रहा है कि 18 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ताहम अदमी तौर पर भी नहीं बताया गया कि कितने अफराद जो मुश्तहिल अफराद जिन्होंने कैदी वैनों पर पथराव किया था उनकी तादाद कितनी, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये बताया गया कि 18 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया। ताहम जो फरार होने वाले जो कैदी थे जो 3 वैनों में सवार थे जो अटक ले जाए जा रहे थे उनमें से ये बताया जा रहा है कि तमाम कैदी दोबारा से हिरासत में ले लिए गए। जी अनवार, साथ रहिएगा। जमान, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या जो पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है फकत कैदी गिरफ्तार किए गए या जिन्होंने फायरिंग की उनमें से भी कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई? इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये दावा तो किया गया है कि फरार होने वाले कैदियों को जो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हमने ये माजी में देखा है कि कभी भी जब बराह रास्त फायरिंग होती है और फायरिंग के बाद मुल्ज़मान फरार होते हैं तो उनको दोबारा से गिरफ्तार करना जो कोई आसान काम नहीं होता है। और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से पहले ये तो चीजें सामने आई कि 18 लोग थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है जिसके बाद वो मुल्ज़मान को छुड़ा कर ले जाने में कामयाब भी हो गए हैं और कुछ लोग जो है वो खुद से फरार हो गए थे। और उनका फरार होना और उसके बाद उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लेना, हिरासत में ले लेना, ये कोई करीने कयास चीज नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से अभी ये दावा सामने आया है कि पुलिस ने उनको जो है दोबारा से हिरासत में ले लिया है क्योंकि इस कदर फायरिंग के बाद जब मुल्ज़मान फरार होते हैं तो दोबारा से हिरासत में, अगर ये दावा सच होता है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको दोबारा हिरासत में ली जाए तो फिर शकों को शुबात पैदा होंगे कि आखिर कितनी कमजोर फायरिंग थी और फायरिंग करने वाले कितने ही जो अनाड़ी थे कि उन्होंने मुल्ज़मान को फरार भी करवाया और उसके बाद पुलिस जो है दोबारा फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करने में भी कामयाब हो गई है। जी अच्छा अनवार, इस हवाले से भी बताइएगा कि यकीनी तौर पर ये जो सूरत हाल थी इसमें एक अफसोसनाक वाक़या, अभी तक दावा यकीनी तौर पर सामने आया है कि तमाम गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, लेकिन किस नौयत के कैदी थे? अनवार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनवार से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जी जमान मुगल, बताइएगा किस लेवल के ये कैदी थे जिनको ले जाया जा रहा था?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान हैं जो मुख्तलिफ मुजाहरों में शरीक होते थे और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए थे उनमें 788 की दफात लगाई गई थी और इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाना था। और चूंकि मुल्जमान की गिरफ्तारियां इस कदर ज्यादा की गई थी कि अडयाला जेल भर चुकी थी और कुछ मुल्जमान को जो है जेल में रखा गया था और कुछ को अटक रखा गया था, और अटक से आज इन मुल्जमान को लाया गया था और यहाँ पर पेश करने के बाद उनको वापस ले जाया जा रहा था, जिसमें PTI KPK के 2 से 3 जो MPs भी शामिल थे उनको भी लाया गया था। इन सबको जो है पुलिस वापस लेके जा रही थी और संजानी टूल प्लाजा के पास ये वाकया पेश आया, जिसके बाद ये मालूम हुआ कि मुल्जमान मौके से फरार होने में भी कामयाब हुए हैं। और अब इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये दावा सामने आ रहा है कि मुल्जमान की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी हैं दोबारा से। इससे ये तासुर सामने आ रहा है कि कैदियों की जो ट्रांसपोर्टेशन है और उसकी जो सिक्योरिटी है उस दौरान ये बड़ी वीक है। क्या ऐसी सूरत आ रही है? क्या आमतौर पर प्रोटोकॉल्स होते हैं कैदियों के एक जगह से दूसरे ले जाने के हवाले से? जी, सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताता चलूं कि जो प्रिजनर वैन होती है उसमें 6 से 7 पुलिस के लोग होते हैं, उसमें मुसल्लह लोग भी होते हैं और अमूमी तौर पर मुमकिन नहीं होता है कि उनके ऊपर कोई फायरिंग की जाए और अगर से वो जवाबी कार्रवाई न कर पाए, वो बड़े सिक्योर होते हैं और जवाबी कार्रवाई जो है बड़ी आसानी से की जा सकती है। और जिस तरह का ये वाकया सामने आया है और चीजें सामने आ रही है, इससे सवालिया निशान उठ रहे हैं कि 3 प्रिजनर वैन थी और उसमें कम से कम पुलिस के 15 से 16 लोग थे, जिनमें मुसल्लह लोग भी होते हैं। तो अगर उन गाड़ियों के ऊपर कोई फायरिंग की जाती है तो जवाबी कार्रवाई करना जो है वो मुसल्लह जो पुलिस वाले हैं उनके लिए बड़ी आसान होती है। लेकिन यहाँ पे ये सामने आया कि ये मुसल्लह अफराद जो थे उन्होंने फायरिंग की है, मुल्जमान को छुड़ा के भी ले गए और थोड़ी देर बाद बयान सामने आता है कि जो मुल्जमान फरार हुए थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस की जो प्रिजनर वैन है उनके ऊपर बाकायदा प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, मुसल्लह अफराद होते हैं और वो बाकायदा आसानी कार्रवाई करके फायरिंग करने वालों को निशाना भी बना सकते हैं। जी, अनवार हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवार, बताइएगा कि आपके पास एक तो क्या अपडेट्स हैं? पुलिस का यह वर्जन है कि तमाम कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ क्या वजह है कि ये एक बड़ा वाकया पेश आया है कि कैदियों की बेंच पर अटैक भी होता है, कैदी वहां से फरार भी होते हैं और फिर वापस गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं? देखिए, बड़ी हैरत अंगेज ये वाकया है, चूंकि इससे कबल भी जब से मौजूदा हुकूमत में हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहरे हुए, इसके अलावा जो जलसे हुए, उसमें भी बेशतर जो गिरफ्तार जो जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे बेशतर पर 788 के मुकदमा दर्ज थे। लेकिन इस तरह का वाकया हैरत अंगेज है कि प्रिजनर्स वैन पर हमला होना और वहां से कैदी फरार हो जाना और उसके बाद फौरी गिरफ्तार कर लेना। जिस अजमान मुगल साहब ने यह बताया कि आसान नहीं होता। अगर फरार हुए थे वहां से 187 कैदी बताए जा रहे हैं 3 प्रिजनर्स वैन में, उन्हें फौरी तौर पर ये दावा किया जाता है इस्लामाबाद पुलिस की जानब से कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। ये मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि एक तो अभी अंधेरा बीच आ चुका है और दूसरा इतनी आसानी से 187 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लेना, ये कोई लॉजिक समझ नहीं आती इस्लामाबाद पुलिस की। जिस तरह मौकफ आया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्रिजनर्स वैन पर हमला किस लिए किया गया? चूंकि बेशतर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, मुतअद्दिद कारकुनान भी हैं, जिस तरह अडयाला जेल में कैपेसिटी से जायद वहां पर कैदी मौजूद हैं और जो इसके बाद जो कैदी थे उन्हें अटक जेल भी मुंतकिल किया गया था, जेल भी मुंतकिल किया गया था। लेकिन ये हमला हुआ उसके बाद ये बताया गया इब्तदाई तौर पर कि 18 से जायद जिन्होंने पहले ये बताया गया कि फायरिंग की गई, बाद ये बताया गया कि पथराव किया गया, जो प्रिजनर वैन के शीशे तोड़े गए और वहां पे सवार जो कैदी थे उनमें इंसाइड दहशतगर्दी की अदालत में उन्हें पेश करके इस्लामाबाद पुलिस उन्हें वापस अटक मुंतकिल कर रही थी, जिसमें 3 MPOs और 788 के तहत दीगर मुकदमात में जो कैदी थे वो उन्हें ले जाया जा रहा था। और उसके बाद फौरी ये दावा किया जा रहा है कि 187 जो वहां से फरार जो कैदी थे उन्हें दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इतना जिस अजमान मुगल ने बताया कि आसान नहीं होता कि सडनली ये वाकया हुआ और कुछ ही देर बाद ये बताया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर दोबारा गिरफ्तार कर ही लिया जाता है तो इतनी जल्दी जितना ये क्विक प्रोसेस हुआ ये भी समझ से बालातर है। अब चूंकि इसके जो तहकीकात होंगी तो उसके बाद ही पता चल सकेगा, चूंकि ये वाकया इस्लामाबाद की हुदूद में हुआ है, संजानी टूल प्लाजा के हुआ है, वहां पर जमान मुगल आपको बेहतर बता सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस से उनका मौक़िफ़ जानकर। लेकिन हैरत इस बात पे हो रही है कि वाकये के थोड़ी देर बाद तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का ये पुलिस का ये दावा है, ये समझ से बालातर है। जी जमान, ये आगाह कीजिएगा, यकीनन ये दावा समझ से बालातर है, लेकिन इसके साथ साथ ये 3 MPOs के कैदी आम तौर पर इस तरह की अगर कोई बड़ी वारदात हो भी
अब तो वो बड़े खतरनाक जो मुजरिमान या कैदी या डॉन लेवल के लोग होते हैं उन पर इस किस्म के अटैक्स होते हैं। ये सियासी कारकुनान हैं, उन पर यह अटैक किया गया है और इसमें कोई ऐसी कड़ी सजाएं जो हैं वो भी अदालत की जानिब से नहीं दी गई जिसकी वजह से नौबत आए। तो इस वाकये के हवाले से इजमालन क्या लग रहा है आपको? माजी में कोई ऐसी नजीर नहीं मिलती है कि किसी सियासी जमात के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ 780A के जब मुकदमात दर्ज होते हैं तो उसके बाद उन्हें अदालतों में पेश किया जाए और अदालतों में पेश करने के बाद जब उनको वापस लेके जाया जा रहा हो तो उन गाड़ियों के ऊपर फायरिंग करना, इस मामला इस हवाले से माजी में कोई ऐसी नजीर नहीं मिलती है। और ये एक अनोखी जो है वो मिसाल सामने आई है कि आम नोयत के कारकुनान जिनके खिलाफ जो है 780A लगी थी उनको पेश करके ले जाया जा रहा था और उनके ऊपर ये फायरिंग हुई है। बज़ाहिर जो एक चीज सामने आती है वो ये है कि गुज़श्ता 3 से 4 दिनों में अमूमी तौर पर यह तासर उभर रहा है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है उनकी रिटायरमेंट जो है उनका अमल मुकम्मल हुआ है, तो चूंकि चीजें चेंज हो रही है तो PTI को जो है मुबैना तौर पर कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। बानी PTI की अहलिया जो है उनकी जमानत हुई है और उसके साथ साथ ये उम्मीद उनको हो चली है कि शायद उनको अब बेहतर अंदाज में जो है वो कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए भी इस तरह का कोई वाकया जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से कोई अपनी राय कायम करना जो अब मुश्किल होगी, क्योंकि इस हवाले से जब कोई इंक्वायरी कमेटी बनेगी वो चीजों को प्रूव करेगी और प्रूव करने के बाद जब तस्दीक होगी उसके बाद सूरत हाल सामने आएगी कि असल में ये वाकया हुआ क्या था, क्या हुआ था। अच्छा, आप इसमें अनवार आप बताइएगा, जैसे अभी जमान साहब ने कहा कि हमने माजी करीब में तो कोई ऐसी नज़ीर नहीं देखी, बल्कि मुझे तो माजी बईद में भी कोई इतनी बड़ी मिसाल नहीं दिखाई दे रही कि जो खतरनाक क्रिमिनल्स हैं उन पर इस नौयत के अटैक करके वो कैदियों को फरार करवाया जाता है, जेलों के तोड़ने के, कचहरी से भाग जाने के, इस नौयत के वाकयात हैं। एक तो इस वाक़े के हवाले से माजी की नज़ीर के हवाले से भी आगाह कीजिएगा, और दूसरा सियासी कारकुनान जिसका वो जिक्र किया जा रहा है, इससे तो उल्टा उन सियासी कारकुनान को नुकसान होगा। देखिए, हमने मुख्तलिफ मुजाहरे भी कवर किए, मुख्तलिफ जलसे, और उसके बाद जो मुजाहरे होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे या कोई भी पोलिटिकल पार्टी होती है उनके जो मुजाहरीन होते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं। लेकिन जिस अजमान मुगल ने बताया कि माजी करीब में कोई इस तरह की मिसाल सामने नहीं आई कि सियासी कैदियों की वैन पर, प्रिजनर्स वैन पर फायरिंग की जाए, उन्हें पुलिस की हिरासत से रिहा कराया जाए। ना ही जो 780A के मुकदमात हैं या दीगर जो मुकदमात हैं जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर आजकल बनाए जा रहे हैं, वो तो सब जानते हैं कि किस नोयत के मुकदमात होते हैं और कितनी दफात लगती हैं। और तमाम तर जो मुकदमात बने हैं तकरीबन सियासी नोयत के ही हैं, लेकिन 780A का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान के। हमने मुख्तलिफ जो मुजाहरे वहां पे हमने देखा, जब गिरफ्तारियां होती हैं तो मैंने जो 28 सितंबर को फिर इस्लामाबाद के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल थी और इसके अलावा जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हालिया जो एहतजाज हुए, उसमें मैंने देखा कि रेजिस्टेंस भी इतनी नजर नहीं आई कारकुनान की जानब से। पुलिस गिरफ्तार करने आती थी कारकुनान को तो वो आसानी से जाकर प्रिजनर्स वैन में वहां पर बैठ जाते थे, उनकी जानब से किसी किस्म की हमें रेजिस्टेंस नजर नहीं आई। लेकिन ये समझ से बालातर है कि एक सियासी जमात के कैदी हैं, उन्हें अदालत में पेश करके वापस ले जाया जा रहा है और इसी असना में वहां पे कुछ अफराद आते हैं, मुसल्लह अफराद आते हैं या पथराव किया जाता है, उन्हें वहां से फरार कराने की कोशिश की जाती है। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, ये समझ से बालातर है। लेकिन जब कुछ वाकया तो हुआ है, यकीनन हुआ है, इसकी शफाफ तहकीकात होंगी तो इसके असल मुरक्कात सामने आएंगे। लेकिन ये कहा जाए कि एक सियासी जमात के कारकुनान है और वो जा रहे हैं, उन्हें साथियों की मदद से, ये बाद में ये भी कहा जा सकता है चूंकि मौजूदा हुकूमत में तो हमने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे और बहुत सारे ऐसे इल्जामात देखे हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं पे, और जिस तरह गिरफ्तारियां होती हैं और अगले दिन FIR का जब इंदराज होता है तो उसमें जो इल्जामात लगाए जाते हैं वो भी इसी नौयत के होते हैं। यकीनन इल्जामात तो लगाए जाते हैं FIR में, अफेयर्स बनाने के लिए कोई ना कोई इल्जाम तो लगाया जाता है। लेकिन ये चीज समझ से बालातर है कि अगर एक सियासी जमात की जो कैदी थे उन्हें प्रिजनर्स वैन में लेके जाया जा रहा था, अदालत से वापस में इसी असना में कुछ लोग आए, उन्होंने फायरिंग की गाड़ी पे और वहां से छुड़ाया। लेकिन अदालतों में पेशी के लिए बेशतर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदालतों का सामना कर रहे हैं, कारकुनान आते हैं, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में आते हैं। हाँ, इतना जरूर होता है कि जब अदालत में पेशी होती है तो अपने पार्टी कायद के हक में नाराबाजी जरूर करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमने मुख्तलिफ अदालतों में हम सारा दिन यही अदालतें कवर करते हैं, ऐसा कोई वाकया हमने नहीं देखा कि वहां पे कोई अल्लड़बाजी की गई हो, किसी ने फरार होने की कोशिश की गई हो। तो तमाम जो पॉलिटिकल कैदी हैं, जितने भी ये सियासी कैदी हैं, इन्हें ये उम्मीद है कि बहुत जल्द इनकी जमानतें भी हो जाएंगी और यकीनन हो भी रही हैं। कल भी रावलपिंडी की अदालत ने वारिस खान केस में 780A के 60 से ज्यादा मुल्जमान की जो वो मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। इससे कबल भी कल इस्लामाबाद में भी हमने देखा
मुख्तलिफ जो कैदी थे जिन 780A के मुकदमात थे उन्हें अदालतें डिस्चार्ज कर रही हैं और कारकुनान जो गिरफ्तार हैं उन्हें उम्मीद है कि अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। मैं नहीं समझता कि कारकुनान इस तरह की कोशिश करेंगे कि उन्हें बेयकीनी हो या उन्हें मायूसी हो कि अदालतों से उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा, इस तरह की कोशिश करेंगे। ये तो खुदकशी के मुतरादिफ ऐसी अगर हरकत की जाए तो यकीनन खुदकशी के मुतरादिफ होती है। बहरहाल ये वाकया जो हुआ है इस पर इस्लामाबाद पुलिस की जानब से तो मौक़िफ़ आ गया कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और यकीनन इस्लामाबाद पुलिस इंक्वायरी भी इस मामले में करेगी और शफाफ तहकीकात अगर हुई तो इसके असल मुराकात भी सामने अच्छा, इसी में अनवार यकीनन ये इंक्वायरी से आगे बढ़ेगा मामला। लेकिन जमान मुगल साहब बताइएगा, एक तो हदूद के हवाले से जहां पे ये वाकया पेश आया है उसके इर्द गिर्द की क्या सूरत हाल है, क्या कोई सुनसान इलाका है? और इसके साथ साथ ज़ाहिर है इस्लामाबाद की बहरहाल हदूद है, क्या अब वहां पे कुछ चौकी मौजूद नहीं है? और इस्लामाबाद की हदूद में यह वाकया पेश आता है, 15 से 20 लोग कैदियों को फरार करवाते हैं, अटैक करते हैं और ये सूरत हाल पेश आती है, तो फिर ओवरऑल क्या जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है, ट्रांसपोर्टेशन से पहले जो दीगर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, वो इस हद तक कमजोर है इस्लामाबाद पुलिस के? इस्लामाबाद पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के खातिर जो है इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर होती है और ये चीजें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो समय से बालातर है कि मरकजी शाहराह है, संजानी टूल प्लाजा के करीब ये वाकया पेश आता है जहाँ पे रश भी होता है और पेट्रोलिंग भी होती है और उसके बावजूद दिन दिहाड़े ये वाकया पेश आता है। और वाकया भी जब पेश आता है 18 से 20 लोग आकर फायरिंग करते हैं, फायरिंग करके मुबैना तौर पर वो अपने साथियों को छुड़वा के ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही बाकायदा जो है वो एक स्टेटमेंट सामने है कि फरार होने वाले जो कैदी हैं उनको दोबारा से हिरासत में ले लिया गया है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इससे सिर्फ और सिर्फ एक ये गुमान पैदा होता है कि जो गुज़श्ता 2-4 दिनों से पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हुआ था, तो शायद किसी न किसी वजह से उनको दोबारा से खौफ में लाने के लिए मुबैना तौर पर इस तरह का जो वाकया है कुछ लोगों ने मैनेज करके उसको किया हो। और ये भी हो सकता है कि ये वाकया असल नौयत का वाकया हो, लेकिन ये जब तक कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बनती है और उसके ऊपर वो बाकायदा जो है वो प्रोसीडिंग नहीं करती है, हकायक सामने नहीं आती है, उससे पहले इस पे जो है वो ज्यादा रायज़नी करना जो है वो कब्ल वक्त होगा। अब देखना होगा कि इस्लामाबाद पुलिस किस लेवल की जो है इंक्वायरी कमेटी बनाती है, उसमें असासी इदारों को नुमाइंदों को शामिल करती है या सिर्फ पुलिस के लोग होते हैं या आईबी के लोग होते हैं या स्पेशल ब्रांच के लोग उसमें शामिल करते हैं। वो इंक्वायरी कमेटी या किसी नतीजे में पहुंचेगी कि ये क्या वाकया था, कैसे पेश आया, क्या महरकात है, कौन से लोग इसमें मुलव्वस थे। जी अच्छा, अनवार अब्बासी साहब, जैसे अभी जमान साहब ने बताया है कि ज़ाहिर है ये मैनेज भी हो सकता है, जनून वाक़या भी हो सकता है, इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं ज़ाहिर है उस हवाले से मुख्तलिफ परसेप्शन भी सामने आएंगी, लेकिन हर दो सूरतों में मैनेज था या जेन्युइन था, ये इस्लामाबाद पुलिस और सिक्योरिटी के हवाले से जो रिट है हमारी ये रियासत की रिट है उसके हवाले से तो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया, चाहे तमाम कैदियों को दोबारा से गिरफ्तार क्यों ना कर लिया गया हो। यकीनन ये सवालिया निशान तो पैदा होता है, सवालात तो उठते हैं। जो सिक्योरिटी मेजर्स किए गए थे प्रिजनर्स वैन में, यकीनन तकरीबन हर प्रिजनर्स वैन में तकरीबन 3 से 4 जो मुसल्लह एहलकार होते हैं। इसके अलावा प्रिजनर्स वैन की सिक्योरिटी के लिए भी यकीनन मेजर्स किए गए होंगे इस्लामाबाद पुलिस की जानब से, और ये जिम्मेदारी थी इस्लामाबाद पुलिस की। सिक्योरिटी पर जो खदशात हैं या सवालात तो उठते हैं, लेकिन दूसरी जानब ये जो वाकया हुआ है ये माजी करीब में इस तरह की मिसाल कम ही मिलती है कि सियासी कैदियों की वैन पर हमला किया गया और वहां से फरार कराने की कोशिश की गई हो। सियासी मुकदमात यकीनन होते हैं, यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी रहनुमा हैं उनके कारकुनान हैं इस नौयत के, जिसमें इंसाद दहशतगर्दी के ऑफेंस भी लगते रहे, मुकदमात भी होते हैं और उसके बाद अदालतों से उन्हें रिलीफ भी मिल जाता है। और तमाम ही कारकुनान जब भी अदालतों में आते हैं पुर उम्मीद होते हैं कि मैक्सिमम तकरीबन 14 या 15 दिनों बाद उन्हें यकीनन अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, उनकी जमानतें हो जाती हैं। इस तरह की कोशिश मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के कोई कारकुनान करेंगे या उनके जो कोई हमायती होंगे इस तरह की उन्हें किसी मुसीबत में डालने की कोशिश करेंगे। यकीनन ये वाकया हुआ है, अगर वाकई ये रियल वाकया है तो फिर यकीनन जो गिरफ्तार जो कैदी थे उनके लिए भी मुश्किलात होंगी और फिर यकीनन उन्हें मजीद मुकदमात का भी सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह मैंने पहले भी ये बताया है कि इन दिनों जितने भी
780 में दीगर जो ऑफेंस पे मुकदमात थे उनकी जमानतें मुसलसल हो रही हैं, और शनाख्त परेड के बाद जो मुतअद्दिद जो कारकुनान हैं जिन्हें जेलों में रखा गया था उन्हें मुकदमात से डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। और इसके अलावा जो मौजूदा हालात में आप देखें कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की चाहे इस्लामाबाद की अदालतें हैं या रावलपिंडी की हैं, वहां से कारकुनान को रिलीफ भी मिल रहा है। ऐसी सूरत में ऐसा वाकया होना समझ से बालातर दिखाई दे रहा है, और यकीनन ये सवालात उठते हैं जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, और यहाँ इस तरह के अगर 18 से 20 लोग आकर इस तरह 3 प्रिजनर्स वैन से कैदी अगर छुड़ा के ले जाते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्ला साहब। फरीदुल्ला, आप बताइएगा, ये बड़ा अनोखा वाकया अपनी नौयत का हमने देखा है हालिया तारीख में कि सियासी कारकुनान हैं जो कैदी हैं और उसके बाद उनको प्रिजनर वैन्स में ले जाया जा रहा है और उस पर एकदम 18 से 20 अफराद अटैक करते हैं, फायरिंग करते हैं, कैदियों को छुड़ा लिया जाता है और फिर फौरी तौर पर पुलिस का यह वर्जन सामने आता है कि कैदियों को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये अपनी नौयत का अनोखा वाकया, इसका क्या शाखसाना हो सकता है? जी बिल्कुल, ये 3 लोग बताए जा रहे हैं। एक जो वज़ीर-ए-आला के मशीर हैं मलक लियाकत अली खान, और एक अनवरदीप और एक यासर कुरैशी हैं। अनवरदीप जो सूबाई असम्बली का रुकन है, इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जा रहा था एक और मुकदमे में, कि इस दौरान जो पार्टी के लोग हैं, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये पार्टी के लोग थे 18 से 20 तक, और उन्होंने इस वैन पे हमला किया और साथ ही इन लोगों को छुड़ाने की कोशिश की है। पुलिस की तादाद चूंकि कम थी और ये एक आम सा वाकया था, तस्वर में भी नहीं था कि इस तरह का वाकया होगा, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से, और पुलिस को या दूसरे जो तहकीकाती इदारे हैं उनको पता भी नहीं चला कि किस रास्ते से जाना है, किस तरीके से। और इस दौरान ये जो लोग हैं इनके बारे में कहा जी, यकीनन ये रियासती रेट ऑफ सिक्योरिटी के हवाले से इस वाक़े ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। बहुत शुक्रिया फरीदुल्ला, बहुत शुक्रिया अनवार, और बहुत शुक्रिया ज़बान मुगल। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, SHO शब्बीर तनोली ने गिरफ्तार MPA और कारकुनान से भागने का कहा। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का इल्जाम, कहा हमारे कारकुनान और सरकारी मुलाजिम अब भी कैदी वैन्स के साथ खड़े हैं। हमारे बंदे जिद कर रहे हैं कि हम नहीं भागेंगे। अदालत ने संजानी थाने की FIR में मुतादिद कारकुनान और सरकारी मुलाजिमीन को डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज के बाद कुछ कारकुनान को सेक्रेटेरिएट थाने की FIR में गिरफ्तारी डाली गई। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं, शेख वकास अकरम का इल्जाम सामने आया कि SHO शब्बीर तनोली ने हमारे कारकुनान को भागने का कहा है, और उनका यह कहना था कि हमारे बंदे जिद कर रहे हैं कि हम नहीं भागेंगे, जबकि हमारे दीगर कारकुनान इस वक्त भी कैदी वैन्स के साथ खड़े हैं। अदालत ने संजानी थाने की FIR में मुतादिद कारकुनान को भागने का कहा, ऐसा कहा गया शेख वकास अकरम की जानिब से। चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा ने अपने एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से उर्दू में खिताब किया। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। उन्होंने मजीद कहा, कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। हो सकता है बेपनाह फैसले गलत किए हों। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा जबकि दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। हमेशा अदलिया के वकार में इजाफे के लिए कोशिश की। मेरी आजादी में कुछ घंटे रह गए हैं। अटॉर्नी जनरल फारूक एशनाइक और दीगर का शुक्रिया जिन्होंने मेरे मुतालिक बातें की। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने वालों का भी शुक्रिया। शुक्र है मेरी अहलिया मौजूद है। अगर कोई मेरी तारीफ करता तो वो एतबार न करती। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मेरी नवासी ने कहा कि दोस्त नाराज हैं कि मार्गिला हिल्स पर रेस्टोरेंट क्यों गिराए। नवासी सफिया ने उन्हें कहा कि ये परिंदों और जानवरों का घर था, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। माहौल अच्छा न रहा तो जानवरों का क्या इंसानों का भी दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने काजी फयाज ईसा के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं। काजी फयाज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। उन्होंने हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस के साथ बेंचेस में कई बार इख्तिलाफ किया। काजी फयाज ईसा ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। चीफ जस्टिस ने अपने दौर में ख़वातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट में काजी फयाज ईसा की कमी हमेशा महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तक़सीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए।
फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िला अदलिया पर तवज्जो देना होगी। मेरी पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िला अदलिया होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा के करियर के अहम फैसलों का खाका पेश करते हुए उनके फैसलों को खिराज तहसीन पेश किया। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने आम इंतखाबात के इनेकाद का सेहरा भी चीफ जस्टिस के सर है। लाहौर हाई कोर्ट के रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन मुअत्तल करना बरकरार रहता तो इंतखाबात न हो सकते। काजी फयाज ईसा ने इंतखाबात की राह में हाल इस रुकावट को फौरी तौर पर खत्म किया। चीफ जस्टिस ने जमहूरी अमल को यकीनी बनाया। तवक्को है चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद भी जमहूरी अमल के लिए काविशें जारी रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काजी फयाज ईसा ने खवातीन के साथ इंसानी हकूक और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा किया। काजी फयाज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की भी समाअत की। चीफ जस्टिस ने यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस एजेंसी सियासी मामलात में मुदाखलत न करे। चीफ जस्टिस ने बलोचिस्तान में तालीमी निज़ाम की रवानी यकीनी बनाई। काजी फयाज ईसा ने बलोचिस्तान में जंगली हयात को बचाने के लिए किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा ने गुज़श्ता रोज तकरीब में ताखीर से पहुंचने पर माजरत करते हुए कहा कि हजामत कराने गया जिसकी वजह से ताखीर हो गई। गुज़िश्ता रोज एक तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फयाज ईसा का कहना था कि मुझे तकरीब में जल्दी पहुंचने की आदत है, लेकिन जस्टिस नईम अफगान ने कहा तकरीब में हजामत करवा कर आइएगा। हजामत करवाने गया तो एक नौजवान फेशियल करवा रहा था जिससे ताखीर हो गई। Why am I late? I generally try to be on time when functions start. But today, I'll tell you the reasons. There are two. One is a person. One is my distinguished colleague, Justice Naeem Akhtar. He's one of the causes for me being late because he told me कि आपकी हजामत पहले हो फिर आप आइएगा. So I went. I accepted the directive and went to have my haircut. But when I reached there was only one barber, and the gentleman was doing a facial, which took forever. वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें। SHO शबीर तनोली ने गिरफ्तार MPA और कारकुनान से भागने का कहा। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का इल्जाम, कहा हमारे कारकुनान और सरकारी मुलाजिम अब भी कैदी वैन्स के साथ खड़े हैं। हमारे बंदे जिद कर रहे हैं कि हम नहीं भागेंगे। अदालत ने संजानी थाने की FIR में मुतादिद कारकुनान और सरकारी मुलाजिमीन को डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज के बाद कुछ कारकुनान को सेक्रेटरिएट थाने की FIR में गिरफ्तारी डाली गई। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। शेख वकास अकरम का ये इल्जाम सामने आया कि SHO शब्बीर तनोरी ने हमारे कारकुनान को भागने का कहा है और उनका यह कहना था कि हमारे बंदे जिद कर रहे हैं कि हम नहीं भागेंगे, जबकि हमारे दीगर कारकुनान इस वक्त भी कैदी वैन्स के साथ खड़े हैं। अदालत संजानी थाने की FIR में मुतादिद कारकुनान को भागने का कहा, ऐसा कहा गया शेख वकास अकरम की जानिब से। चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा ने अपने एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से उर्दू में खिताब किया। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। उन्होंने मजीद कहा कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। हो सकता है बेपनाह फैसले गलत किए हों। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा जबकि दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। हमेशा अदलिया के वकार में इजाफे के लिए कोशिश की। मेरी आजादी में कुछ घंटे रह गए हैं। अटॉर्नी जनरल फारूक एशनाइक और दीगर का शुक्रिया जिन्होंने मेरे मुतालिक बातें की। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने वालों का भी शुक्रिया। शुक्र है मेरी अहलिया मौजूद है। अगर कोई मेरी तारीफ करता तो वो एतबार न करती। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मेरी नवासी ने कहा कि दोस्त नाराज हैं कि मार्गला हिल्स पर रेस्टोरेंट क्यों गिराए। नवासी सफिया ने उन्हें कहा कि यह परिंदों और जानवरों का घर था, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। माहौल अच्छा न रहा तो जानवरों का क्या इंसानों का भी दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने काजी फयाज ईसा के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं। काजी फयाज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। उन्होंने हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस के साथ बेंचेस में कई बार इख्तिलाफ किया। काजी फयाज ईसा ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। चीफ जस्टिस ने अपने दौर में ख़वातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट में काजी फयाज ईसा की कमी हमेशा महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तक़सीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िला अदलिया पर तवज्जो देना होगी। मेरी पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िला अदलिया होगी।
اٹارنی جنرل منصور عوان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کریئر کے اہم فیصلوں کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ان کے فیصلوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ الوداعی فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے عام انتخابات کے انعقاد کا سہرا بھی چیف جسٹس کے سر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریٹرننگ افسران کا نوٹیفیکیشن معطل کرنا برقرار رہتا تو انتخابات نہ ہو سکتے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے انتخابات کی راہ میں حائل اس رکاوٹ کو فوری طور پر ختم کیا۔ چیف جسٹس نے جمہوری عمل کو یقینی بنایا۔ توقع ہے چیف جسٹس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جمہوری عمل کے لیے کاوشیں جاری رکھیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے خواتین کے ساتھ انسانی حقوق اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی بھی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے یقینی بنایا کہ انٹیلیجنس ایجنسی سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ چیف جسٹس نے بلوچستان میں تعلیمی نظام کی روانی یقینی بنائی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بلوچستان میں جنگلی حیات کو بچانے کے لیے کردار ادا کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ روز تقریب میں تاخیر سے پہنچنے پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ حجامت کرانے گیا جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ مجھے تقریب میں جلدی پہنچنے کی عادت ہے، لیکن جسٹس نعیم افغان نے کہا تقریب میں حجامت کروا کر آئیے گا۔ حجامت کروانے گیا تو ایک نوجوان فیشل کروا رہا تھا جس سے تاخیر ہو گئی۔ Why am I late? I generally try to be on time when functions start, but today I'll tell you the reasons. There are two. One is a person. One is my distinguished colleague, Justice Naeem Akhtar. He's one of the causes for me being late because he told me کہ آپ کی حجامت پہلے ہو پھر آپ آئیے گا. So I accepted the directive and went to have my hair cut. But when I reached there was only one barber and the gentleman was doing a facial, which took forever.